हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 9। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्टर जैन का घर आज काफी ज्यादा सजा धजा हुआ था, और हो भी क्यों ना, आज यहाँ पर एक बड़ी और ग्रैंड पार्टी जो रखी थी, जिसमें शहर के सारे बड़े बड़े नामी बिजनेसमैनों को इनवाइट किया गया था, और उन्हीं के साथ कुछ बड़े नेता भी इस पार्टी में आए हुए थे, और उन्हीं के साथ कुछ सेलिब्रिटीज भी यहाँ इनवाइट किए गए थे, जो सभी पार्टी में चार चांद लगा रहे थे। कुछ पॉलिटिशियंस मिलकर आपस में पार्टी की बातें कर रहे थे, तो कुछ बिजनेसमैन अपने बिजनेस से संबंधित बातें कर रहे थे। हर किसी के हाथों में वाइन की ग्लास होती है, और सभी आपस में बातें करने लगे हुए होते हैं। इस पार्टी में एक भी रिपोर्टर मौजूद नहीं था, क्योंकि किसी भी रिपोर्टर के यहाँ आने से सख्त मनाही थी। पार्टी भी जोरों शोरों से चल रही थी, और इसी पार्टी में आर्यन और उसकी सारी फैमिली आई हुई होती है, जो पाखी की फैमिली से बातें कर रहे होते हैं। पार्टी में सारे गेस्ट आ चुके थे, और सभी को बस इंतजार था तो बस पाखी के आने का, और सारे लोग पाखी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी एकदम से वहां की सारी लाइट बंद हो जाती है, और एक हल्की डीम लाइट का फोकस ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला जाता है, जहां पर एक लड़की, जिसने गोल्डन कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी, जो काफी स्टाइलिश तरीके से होती है, जिसे देख नहीं लग रहा था ऐसा कि वह कोई साड़ी होगी। साथ ही एक हाथ में कंगन, दूसरे हाथ में महंगी घड़ी, पैरों में मैचिंग हाई हील्स, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, बालों का बड़ा ही सुंदर बन बना हुआ था, जिस पर सामने से कुछ लटें दोनों गालों पर आ रही थी। गले में पी और ए अक्षरों का मंगलसूत्र, जो किसी पेंडेंट की तरह था, और मांग में हल्का सा सिंदूर, और चेहरे पर लाइट मेकअप, जिसमें पाखी बहुत सुंदर लग रही होती है। पाखी के साथ आयु भी होती है, जिसने वही ड्रेस पहनी थी जो पाखी ने पहनी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो दोनों माँ बेटी है। उन दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। वो दोनों काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। जब वो दोनों ही माँ बेटी सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रही थी, तब वहां पर मौजूद हर किसी की नजर उन दोनों लड़कियों पर ही थम सी जाती है, और जैसे ही आर्यन पाखी को देखता है, वैसे ही उसकी दिल की धड़कनें काफी जोरों से धड़कने लगती है। जैसे ही पाखी नीचे आती है, सारी लाइट वापस से चालू हो जाती है, और फिर पाखी भी चलकर अपने डेट के पास आ खड़ी होती है। जब सारे पाखी को इस इंडियन लुक में देखते हैं, तो सबके ही चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। पाखी अपने हाथ में एक माइक लेती है, और सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, अटेंशन एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। साथ ही आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर इस पार्टी में आए, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। इतना बोल पाखी शांत होती है और सभी को देखने लगती है, जो सारे उसे ही सवालिया नजरों से देख रहे होते हैं। मुझे पता है आप सभी यही सोच रहे होंगे, मैं कौन हूँ, यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो चलिए मैं आप सभी को अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम पाखी है, और मुझे लगता है मेरा नाम ही काफी है आप सभी के लिए ये बताने को कि मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ। पाखी जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? आपको भला कौन नहीं जानता? एक यंग लड़का पाखी को देखकर बोला। बिल्कुल, आपको कौन नहीं जानता पाखी जी, आपको तो हर कोई जानता है, एक उम्रदराज आदमी बोला। उन दोनों की बात सुन पाखी मुस्कुरा देती है, और फिर आर्यन की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, इस पार्टी को रखने के पीछे दो वजह है। पहली, मेरी इंडिया आने की, और दूसरी वजह आपको मिसेस रघुवंशी बताएगी। इतना बोलकर पाखी मोहिनी को देखने लगती है, और पाखी की बात सुनकर मोहिनी अपने हाथ में माइक लेकर सभी को देख कहती है, गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे तो आप सभी को पता ही है, हमारी कंपनी और पाखी की कंपनी मिलकर साथ काम कर रही है, और मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। उससे बड़ी बात जिसे आप सबका जानना काफी जरूरी है, आज से ठीक
2 दिन बाद मेरे बेटे आर्यन और मिस्टर जैन की बेटी पाखी दोनों की सगाई है। सगाई के 3 दिन बाद ही दोनों की शादी का शुभ मुहूर्त भी निकला है। जैसे ही मोहिनी इस बात को खत्म करती है, वैसे ही कुछ लोग तालियां बजाने लगते हैं, तो कुछ आपस में बातें करने लगते हैं, जिन्हें बातें करते देख म्यूजिक ऑन हो जाता है और कुछ यंग कपल्स डांस करने लगते हैं, जिनके साथ ही आर्यन और पाखी भी डांस करने लगते हैं। वे दोनों प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसे एक साथ देखकर सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। ठीक वैसे ही आर्यन की चचेरी बहन नयन, उसकी नजर पूरी पार्टी में बस समर पर ही रुकी होती है और वो उसे देखकर कभी शर्माती तो कभी मुस्कुराती, जिसे नयन की मॉम काफी अच्छे से नोटिस कर रही होती है। अगली सुबह रघुवंशी मैंशन। नयन सुबह सुबह तैयार होकर घर से बाहर जा रही होती है, जिसे बाहर जाते देख हॉल में बैठी उसकी माँ वंदना बोली, नयन, ये तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कहते हुए ही वंदना अपनी बेटी को अच्छे से देखने लगती है। नयन ने इस समय एक काफी सुंदर सी गाउन पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी, जिसके साथ ही इयररिंग्स और मैचिंग हील्स भी पहन रखी थी। साथ ही चेहरे पर हल्का मेकअप, जिसे ऐसे देख उसकी माँ उसे ही सवालिया नजरों से देखने लगती है। मॉम, मैं आपके लिए एक अमीर दामाद और अपने लिए एक अमीर और प्यार करने वाला पति ढूंढने जा रही हूँ। इतना बोलकर नयन शर्माने लगती है। जब मोहिनी, जो वहीं पर बैठी हुई चाय पी रही थी, वह नयन की इस बात को सुनती है तो उसे जोर से ठसका लग जाता है और वह जोरों से खांसने लगती है। क्या हुआ बड़ी माँ, आप ऐसे खांस क्यों रही हो? कहते हुए नयन अपनी बड़ी माँ की पीठ सहलाने लगती है। अब तुम बात ही ऐसी करोगी जिससे खांसी क्या, हार्ट अटैक आ जाए। कहते हुए वंदना अपनी बेटी को घूरने लगती है। नयन, ये तुम क्या कह रही हो? मोहिनी नयन से बोली, बड़ी माँ, मैं अपने लिए एक अमीर पति पटाने जा रही हूँ, जिसके साथ शादी कर मैं आराम से जिंदगी भर जीऊं और सारी उम्र खुश रहूं बिना किसी फिक्र के। और आप दोनों फिक्र मत करो, मैंने अपने लिए एक अच्छा लड़का देख लिया है, जो बहुत ज्यादा अमीर और अच्छे परिवार से है, जिसे चाहकर भी आप लोग मना नहीं कर पाओगे। नयन मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, अब आप ही बताओ मैं इस लड़की का क्या करूं? इतना बोल वंदना सोफे पर जा बैठती है। अच्छा, क्या करता है लड़का जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो? मोहिनी नयन से बोली, बड़ी माँ, आर्यन भाई की शादी जिस लड़की से हो रही है ना, उसी का भाई समर, वो मुझे काफी पसंद आया और मैंने डिसाइड किया है मैं उसी से शादी करूंगी। इतना बोल नयन शर्माने लगती है। तो क्या वो लड़का भी तुम्हें पसंद करता है? वंदना थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, नहीं, अभी नहीं, पर आप फिक्र क्यों करती हो मॉम? आपकी बेटी किसी मिस इंडिया से कम थोड़ी है। जो समर मुझे पसंद ना करे, मैं उसे अपने प्यार के रंग में रंग ही लूंगी। आप दोनों फिक्र मत करो। इतना बोल नयन मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। जिसे ऐसे जाते देख मोहिनी और वंदना दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगती है। पता नहीं इस घर के बच्चों को क्या हुआ है। एक है जो यूएस में जाकर बैठा है और अभी तक आया नहीं। दूसरा जिसने खुद ही अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है, वो भी एक बच्ची की माँ। अब इसे देखो, ये भी अपने ही मन का करने पर तुली हुई है। बोलते हुए वंदना मुंह बना रही होती है, मगर वंदना की बात सुन मोहिनी वहां से उठकर चली जाती है, जिसे जाते देख वंदना का मुंह बन जाता है और वह खुद से ही कहती है, वैसे जो भी हो, इस आर्यन ने काफी लंबा हाथ मारा है, मगर मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं, उसने भी काफी अच्छा लड़का देख रखा है अपने लिए। इतना बोल वो मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ पाखी अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही होती है। तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है, जिसे सुन पाखी एक नजर मोबाइल को देख वापस से अपना काम करने लगती है। तभी वापस से करीब 4 से 5 मैसेज की नोटिफिकेशन आती है, जिसकी आवाज सुन पाखी अपना मोबाइल अपने हाथ में लेकर उसे चेक करती है, तो उस पर आर्यन के मैसेज आए होते हैं, जिन्हें अपने व्हाट्सएप
पर देख पाखी ओपन करती है। ओपन कर पढ़ते ही पाखी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उस मैसेज में लिखा था, माय डियर फ्यूचर वाइफी, आज रात मैंने हमारे लिए एक रोमांटिक सी डिनर डेट अरेंज की है, तो क्या तुम अपना कीमती समय में से कुछ पल मुझे दे सकती हो? आज रात ठीक 8 बजे मैं तुम्हारे ही होटल के टेरेस पर इंतजार करूंगा। मुझे पता है मेरी पाखी मुझे ना नहीं कहेगी। इतना लिखने के बाद काफी सारे हार्ट वाले इमोजी होते हैं, जिन्हें देख पाखी के होठों पर मुस्कान आ जाती है और पाखी उस पल को याद करने लगती है जब उसने जानबूझकर आर्यन को अपने साथ ही सोने के लिए कहा था, ताकि वह जान सके आर्यन भी कहीं आयान की तरह तो नहीं, जो उसका फायदा उठाने के बाद उसे छोड़कर चला जाए। मगर यहाँ पर पाखी गलत निकली थी। आर्यन आयान की तरह बिल्कुल नहीं था, ना ही उसने पाखी का जरा सा भी फायदा उठाने का सोचा था, बल्कि आर्यन चाहता तो उस दिन पाखी के साथ काफी कुछ कर सकता था, क्योंकि पाखी ने खुद ही उसे इनवाइट भी किया था। मगर आर्यन ने वैसा कुछ भी नहीं किया। वे दोनों साथ में पूरी रात एक दूसरे की बाहों में रहे, मगर एक बार भी आर्यन ने नींद में भी उसे गलत तरीके से नहीं छुआ, जिसे याद कर पाखी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह आर्यन को याद कर खुद से बोली, तुम सच में काफी अच्छे और सच्चे हो आर्यन, और वो लड़की काफी खुशकिस्मत होगी जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी। इतना बोल पाखी उदास हो जाती है और कुछ देर शांत रहने के बाद खुद से ही बोली, तुम सच में काफी अच्छे हो आर्यन, और मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकती, ना ही तुम्हें दर्द पहुंचा सकती हूँ, मगर अब मैं इतने आगे आने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकती। और सच कहूँ तो तुम्हारे साथ रहकर मुझे काफी अच्छा महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे मैं बस तुम्हारे साथ ही रहूं, तुम्हें खुद से दूर ना जाने दूं। मुझे लगता है तुम भी मुझे अच्छे लगते हो और शायद मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहती हूँ। मैं आई थी मकसद से, ताकि उस आयान रघुवंशी से उसकी सबसे कीमती चीज छीन सकूं, और इसके लिए अगर मुझे तुमसे शादी भी करनी पड़ी तो मैं करूंगी तुमसे शादी, मगर मैं कभी भी तुम्हें अपनी नफरत के बीच नहीं आने दूंगी और तुम्हें इन सब से हमेशा दूर ही रखूंगी। कहते हुए पाखी मुस्कुरा रही होती है और ये मुस्कान आर्यन को याद करने पर होती है। शाम का समय, आर्यन अपने सारे कामों को निपटा कर जल्दी में बाहर जा रहा होता है। जिसे इस तरह इतनी जल्दी में जाते देख नील आर्यन को रोक कर बोला, आर्यन सर, आज आप इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं? क्या आज आपका काम करने का मन नहीं है या कोई और बात है? इतना बोल नील उसे देखने लगता है। तुझे कितनी बार कहा है, जब भी मैं ऐसे कहीं जाऊं तो मुझे टोकना नहीं, ना ही पीछे से आवाज लगाना। पर नहीं, तुझे मेरी बात कभी समझ आए तब ना। तू बिल्कुल भी कुत्ते की पूंछ की तरह है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। अगर तू मेरा बचपन का दोस्त नहीं होता तो मैं तुझे कब का इस कंपनी से बाहर निकाल फेंक देता। आर्यन काफी ज्यादा गुस्से में घूरते हुए नील से बोला, देखो सर, अब आप ज्यादा बोल रहे हो। अगर आप ऐसे ही कहेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नील किसी छोटे बच्चे की तरह बोला, हाँ, जाता है तो जा, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ तू अभी ही जा। कम से कम मेरा पीछा तो छूटेगा तुझसे। कम से कम मेरा पीछा तो छूटेगा तुझसे। कहते हुए आर्यन अजीब सा मुंह बना लेता है। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम बोलोगे तब भी मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं क्यों जाऊं कहीं? तुम खुद ही जाओ। सर, जहाँ जा रहे हो कहीं लेट ना हो जाओ। इतना बोल नील वहां से अपने दोनों हाथ हिलाते हुए चला जाता है। जिसे ऐसे जाते देख आर्यन अपने ही बालों को अपने हाथों से खींचते हुए बोला, पता नहीं कौन सा पाप किया जो इस नील जैसा दोस्त मुझे मिला। बोलते हुए वो घूर कर जाते हुए नील को देखता है और फिर अपना सर झटक कर बाहर की तरफ जाने लगता है। जब आर्यन अपनी कार में बैठता है तब उसे कुछ ध्यान आता है और वह अपना मोबाइल निकालकर अपने भाई को मैसेज करता है, भाई, कल रात मेरी सगाई होने वाली है और 3 दिन बाद शादी है, और आपने वादा किया है कि आप मेरी सगाई तक पहुंच जाएंगे।
तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आने का, और मेरे साथ ही मॉम डैड भी आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ठीक 8 बजे आप याद से घर आ जाना भाई, क्योंकि आप नहीं आओगे तो मैं सगाई नहीं करने वाला। इतना लिखकर आर्यन मैसेज सेंड कर देता है और होटल के मैनेजर से बात करने लगता है। दूसरी तरफ समर अपने केबिन में बैठा कुछ जरूरी काम कर रहा होता है। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और नयन बड़े ही अंदाज से चलते हुए केबिन के अंदर आती है। जब समर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सामने देखता है तो वह नयन को वहां देखकर काफी हैरान हो जाता है और उसी हैरानी के साथ देखने लगता है। हेलो मिस्टर समर, पहचाना मुझे? कहते हुए ही नयन समर के सामने लगी चेयर पर बैठ जाती है। जिसे इस तरह आकर बैठते देख समर काफी हैरान होकर उसे देखने लगता है। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपको बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। इतना बोलकर नयन अपना एक हाथ आगे कर बोली, मैं नयन, आर्यन भाई की इकलौती छोटी बहन और रघुवंशी परिवार की इकलौती बेटी। इतना बोलकर नयन मुस्कुराने लगती है, मगर समर नयन को पूरी तरह से इग्नोर कर वापस से अपना काम करने लगता है। जिसे ऐसे खुद को इग्नोर करते देख नयन का मुंह बन जाता है और वह काफी ज्यादा हैरान होकर समर को देखने लगती है, जिसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। मिस्टर समर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मगर आप हो कि मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। इतना बोल वह वापस से समर की तरफ देखने लगती है। देखिए मिस नयन, आप जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और पहली और आखिरी बात ये कि ये मेरा ऑफिस है, कोई आपका घर नहीं, जो आप इस तरह से उठकर यहाँ पर आ गई। इतना बोलकर समर वापस से अपना काम करने लगता है। कोई बात नहीं मिस्टर समर, आप बोलो तो मैं ऑफिस खत्म होने के बाद आपके घर आ जाती हूँ, तब तो आप मुझसे बात करोगे ना? और क्या आप मुझे किसी अच्छी सी रोमांटिक डेट पर लेकर चल सकते हो? आपको पता है मिस्टर समर, मैं आज तक एक बार भी डेट पर नहीं गई, तो क्या तुम मेरे साथ एक रोमांटिक सी डेट पर चलोगे? देखो, मुझे पता है मैं काफी खूबसूरत हूँ और लड़के मुझे देखकर प्रपोज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मगर तुम मुझे काफी अच्छे लगे, इसलिए बोल रही हूँ। मेरी बात मानो और मेरे साथ डेट पर चलो। और हाँ, अगर मेरे कारण तुम्हें देरी हो रही हो तो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस खत्म होने के बाद तुमसे आकर मिलूंगी। इतना बोल नयन समर को एक फ्लाइंग किस देकर वहां से चली जाती है, मगर समर तो काफी ज्यादा हैरानी के साथ ही दरवाजे की तरफ देख रहा होता है जहां से नयन गई थी। समर खुद से बोला, लड़की है या भला, इस तरह से भला कौन किसी डेट पर चलने के लिए कहता है। इतना बोल समर अपना ध्यान झटक कर वापस से काम करने लगता है। नयन बाहर निकलकर खुश होते हुए खुद से बोली, वाह नयन, तूने तो कर दिखाया, मगर तुझे नहीं लगता ये बंदा काफी ज्यादा खड़ूस टाइप का है? पर कोई बात नहीं, तू है ना, तू इसे शादी के बाद स्वीट बना देना, बिल्कुल अपनी तरह। इतना बोल नयन मुस्कुराने लगती है और खुद को समर के साथ इमेजिन करते हुए खुश हो रही होती है। साथ ही नयन समर के साथ शादी और फिर बच्चे सभी को इमेजिन करते हुए काफी खुश हो रही होती है। रात का समय, पाखी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। इस समय पाखी ने आर्यन की दी हुई रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिस पर डायमंड से वर्क किया गया था, जो हाफ शोल्डर होती है, साथ ही फ्लोर टच भी। उस ड्रेस में पाखी को हल्के कॉलर बोन साफ नजर आ रहे थे। पाखी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारे जा रही थी और उसका एक हाथ उसके गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर होता है, जिसे पाखी काफी नफरत भरी नजरों से देख रही होती है। पाखी अभी अपनी सोच में गुम ही थी। उतने में ही उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर पाखी होश में आती है और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वाह मॉम, आप कितनी ज्यादा प्रीटी लग रही हो। इतना बोल आयु अपनी मॉम को बिना पल के झपकाए ही देख रही होती है। तू भी काफी ज्यादा प्रीटी है मेरी गुड़िया। इतना बोल पाखी
आयु को अपनी गोद में उठाकर उसे किस कर लेती है। मॉम, ये आप क्या कर रही हो? किस करने से आपकी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। आपको वापस से लिपस्टिक लगानी पड़ेगी। आयु बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली। नहीं होगी बेटा खराब, क्योंकि लिपस्टिक वाटरप्रूफ है, इसलिए बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली, खासकर तब जब तक इसे मेकअप रिमूवर से निकाला न जाए। इतना बोल पाखी मुस्कुराती है और घड़ी में समय देखती है। मॉम, आप मेरे डेट से मिलने जा रही हैं, तो ऑल द बेस्ट। आप मेरे लिए दुनिया के बेस्ट डेट लाना। मुझे ना वो अंकल को काफी ज्यादा पसंद है। इतना बोल आयु मुस्कुरा देती है और अपनी बेटी की बात सुन पाखी के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। वह आयु को अपनी गोद में उठाकर ही कमरे से बाहर निकलने लगती है और जैसे ही वह सीढ़ियां उतरने वाली होती है, वैसे ही तनु से देख चिल्लाते हुए बोली, पाखी ये क्या कर रही है? इस पेंसिल हील में आयु को लेकर सीढ़ियां उतरेगी तो खुद भी गिरेगी और मेरी बेटी को भी गिरा देगी। इतना बोल तनु पाखी की गोद से आयु को नीचे उतार देती है और उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगती है। जिसे इस तरह से गुस्से से घूरते हुए देखकर पाखी कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है। ध्यान से जाना और समय से घर लौट आना। वैसे भी इससे पहले मैं किसी और पर इतना आंख बंद कर भरोसा कर चुकी हूँ, जिसकी सजा मुझे अंकल को खोकर मिली है। इतना बोलते ही तनु की आवाज कुछ भारी सी हो जाती है। उसकी बात सुन पाखी के कदम अपनी जगह पर ही थम जाते हैं और वह बिना पीछे मुड़े ही बोली, अब मैं वो पुरानी पाखी नहीं जो लोगों से धोखा खा सके। और आर्यन, उसकी चिंता तू मत कर। इतना बोल पाखी वहां से निकल जाती है और तनु से जाते हुए देख बोली, फिक्र कैसे न करूं, तू मेरी दोस्त कम बहन ज्यादा है। मेरे लिए तू मेरी दुनिया है। तेरे लिए न सोचूं तो किसके लिए सोचूं। इतना बोल पाखी आयु को लेकर कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ आर्यन ने एक 7 स्टार होटल में उसका सारा टेरेस आज बुक कर रखा था, जिसके हर तरफ लाल गुलाब की पंखुड़ियों को फर्श पर बिछाया गया था, जैसे वो कोई कालीन हो। हर तरफ कैंडल लगी हुई थी, साथ ही रंग बिरंगी लाइटें टंगी हुई थी। टेरेस के बीचों बीच एक खूबसूरत सा टेबल सजाया गया था डिनर के लिए। आर्यन एक चेयर पर बैठा काफी बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था और बस पाखी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस समय आर्यन की आंखें पाखी को देखने के लिए तरस चुकी थी। आर्यन ऊपर चांद को देखते हुए खुद से बोला, मुझे पता है तुम सुंदर हो, मगर मेरा चांद वो तो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। और दिल थाम कर बैठे रहना, कहीं मेरे चांद को देख तुम्हारा दिल न फिसल जाए और तुम्हें कहीं मुझसे जलन ना होने लगे। कहते हुए आर्यन ऊपर देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। अभी आर्यन चांद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में हिल की टिक टिक आवाज पड़ती है, जो अब उसके कानों में किसी संगीत की तरह गूंज रही होती है, जिससे सुनकर आर्यन के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो जैसे ही पलट कर पीछे देखता है, वैसे ही उसकी नजरें अपने सामने खड़ी पाखी पर थम सी जाती है और आर्यन के कानों में किसी गाने की धुन सी बजने लगती है। आर्यन बस बिना पल के झपकाए ही पाखी को देखने लगता है। ठीक वैसे ही जब पाखी की नजर आर्यन पर पड़ती है, तो उसकी भी नजर बस आर्यन के हैंडसम से चेहरे पर थम सी जाती है और वह भी बिना पल के झपकाए ही आर्यन की तरफ अपने एक एक कदम बढ़ा रही होती है। उस समय उन दोनों को ही ऐसा लगता है जैसे वो पल बस वहीं थम जाए और वो दोनों एक दूसरे से कभी जुदा ना हो। अब पाखी और आर्यन दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और दोनों ही एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे थे। मैंने आने में देर तो नहीं कर दी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ आई, मेरे लिए यही बड़ी बात और खास बात है। आती कैसे नहीं, तुमने इतने प्यार से जो बुलाया था। इतना बोल पाखी चारों तरफ देखने लगती है, जहाँ पर हर जगह कैंडल और फूल लगे हुए थे, जिसे देखते ही पाखी की आंखें खुशी से चमक उठती है। तुम्हें ये सब पसंद तो आया ना? आर्यन प्यार से पाखी को देख कर बोला, हाँ, सब काफी ज्यादा प्यारा है।
बिल्कुल किसी सपने की तरह, पाखी खुश होकर बोली। और पाखी की बात सुन आर्यन भी मुस्कुरा उठता है और उसे देख बड़े ही प्यार से बोला, भूख लगी है तुम्हें? हाँ, जोरों से लगी है। चलो हम डिनर करते हैं। इतना बोल आर्यन अपना एक हाथ पाखी के आगे करता है, जिसे पाखी थाम लेती है। फिर दोनों डिनर टेबल तक चलकर जाते हैं। आर्यन किसी जेंटलमैन की तरह पाखी के लिए चेयर पीछे करता है, जिस पर वो बैठ जाती है, और आर्यन भी पाखी के बगल में बैठ जाता है और उसके लिए खुद ही डिनर सर्व करने लगता है। आर्यन और पाखी दोनों ही एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। आर्यन खुद अपने हाथों से पाखी को खाना खिला रहा होता है। टेबल पर सारा खाना पाखी की पसंद का ही था और आर्यन की तरह ही पाखी भी उसे बड़े प्यार से खाना खिला रही होती है। थोड़ी ही देर में दोनों का डिनर हो जाता है, जिसके बाद आर्यन पाखी को डांस के लिए कहता है। पाखी भी हाँ कहकर आर्यन का हाथ थाम लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखते हुए डांस करने लगते हैं और डांस करते हुए ही दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे होते हैं। रात का समय था, साथ ही चांदनी रात, और ऊपर से आर्यन जो पाखी से काफी ज्यादा प्यार करता है। डांस करते हुए ही आर्यन महसूस करता है पाखी को हल्की ठंड लग रही है, क्योंकि उसकी ड्रेस स्लीवलेस थी, जिस कारण आर्यन अपना कोट उतार कर धीरे से पाखी को पहना देता है। जिसे ऐसा करते देख पाखी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो भी बड़े ही प्यार से आर्यन को देखते हुए बोली, कभी किसी ने मेरे लिए इतना नहीं किया जितना तुम मेरे लिए करते हो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी मेरी जिंदगी में कोई आएगा और मुझे इतना प्यार देगा जितना प्यार तुम मुझे देते हो। थैंक यू आर्यन, मेरी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। इतना बोल पाखी आर्यन के गले से लग जाती है और उसे एक टाइट हग कर लेती है। आर्यन भी पाखी को अपनी बाहों में भरकर उसे प्यार से बोला, मुझे पता है पाखी, तुमने काफी कुछ फेस किया है, मगर अब और नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक आर्यन रघुवंशी तुम्हारे साथ है, तब तक कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, ना ही कोई तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा कर सकता है। और मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना बोल आर्यन पाखी को खुद से दूर करता है और आसमान की तरफ देखने को बोलता है। जैसे ही पाखी आसमान की तरफ देखती है, वैसे ही वहां पर एक धमाका सा होता है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, आई लव यू पाखी। जिसे देखते ही पाखी की खुशी का ठिकाना नहीं होता और उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। और थोड़ी देर साथ समय बिताने के बाद आर्यन पाखी को घर ड्रॉप कर खुद भी अपने घर चला जाता है। मगर वो दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उनकी खुशियों में ग्रहण लगने वाला है। एक दिन बाद, रात का समय, आज रघुवंशी महल किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। साथ ही यहाँ पर बहुत ज्यादा चहल पहल हुई थी। तो शहर के सारे अमीर और रईस नामी लोग आज यहाँ आए हुए थे, क्योंकि आज के दिन आर्यन और पाखी की सगाई थी। इसलिए सारे महल को किसी दुल्हन सा सजाया गया था, क्योंकि सगाई के 3 दिन बाद ही शादी भी होनी थी। सारे मेहमान आ चुके थे और सभी यहाँ आकर आपस में बातें करने लगे हुए थे। हर किसी के होठों पर बस एक ही बात थी, आर्यन और पाखी की सगाई और फिर शादी। यहाँ तक कि जब से ये बात बाहर निकली थी, हर कोई बस इसी टॉपिक पर बातें किए जा रहा था। आर्यन अपने कमरे में खड़ा खुद को आईने में देख मुस्कुरा रहा होता है। नील आर्यन के रूम में ही लगे एक सोफे पर बैठा अपनी उदास नजरों से बस आर्यन को ही देखे जा रहा होता है। अब कब तक ऐसे उदास रहेगा? तू ये मान क्यों नहीं लेता पाखी तेरी किस्मत में नहीं है, इसलिए वो मुझे मिल रही है। इतना बोल आर्यन मुस्कुरा देता है। मैं उदास नहीं हूँ, बस मेरा दिल तोड़ दिया गया है। मैं तो सोच रहा था कि मैं शादी कर एक सुखी जीवन बिताऊंगा, मगर अफसोस की बात है, मेरी शादी से पहले तेरी शादी हो रही है, इसलिए मैं उदास हूँ। इतना बोल नील अपनी नजरें झुका लेता है। यार नील, अब ऐसे उदास होना बंद कर। वैसे भी आज मेरे लिए काफी खास दिन है। मेरी आज सगाई है
इतना बोल आर्यन मुस्कुराने लगता है और नील भी हल्का सा सड़ा हुआ फेस बनाकर बोला, मैं तेरे लिए हूँ खुश। इतना बोल आर्यन को ही देखने लगता है। उसी महल में नयन के रूम में पाखी भी तैयार होकर बैठी हुई थी। इस समय पाखी ने एक पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसके लंबे और काले सुनहरे बाल खुले हुए थे, जो थोड़े से सामने की तरफ थे और बाकी सारे पीठ पर, जिन्हें कर्ल किया गया था। ड्रेस से मैचिंग करता हुआ नेकलेस, ईयररिंग, चूड़ियां, बिंदी, सभी ड्रेस से मेल खा रहे थे। आज पाखी के चेहरे पर हल्का मेकअप किया गया था और थोड़े से ही मेकअप में पाखी बहुत सुंदर लग रही थी। पाखी के साथ ही उस रूम में तनु और आयु भी थी और उन दोनों ने भी आज लहंगा पहन रखा था, जिसमें वो दोनों बहुत सुंदर दिख रही थी। वाह भाभी, आप तो सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। आपको पता है भाभी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं ही दुनिया में सबसे सुंदर हूँ, मगर आज आपकी खूबसूरती को देख मुझे पता चल रहा है कि मेरी सोच बहुत गलत थी और मुझसे भी ज्यादा सुंदर तो आप हो। इतना बोल नयन बस पाखी को देख मुस्कुरा रही होती है। ऐसा कुछ नहीं है नयन, तुम भी बहुत सुंदर हो, पाखी मुस्कुरा कर बोली। तनु उन दोनों की बात सुनकर बोली, यार मुझे लगता है अब हमें नीचे चलना चाहिए। वैसे भी आंटी ने जो समय बताया था वो तो हो ही गया। इतना बोल तनु वापस से घड़ी देखने लगती है। नीचे हॉल में मिसेस रघुवंशी, मुझे लगता है सारे गेस्ट तो आ चुके हैं, तो अब आप उन्हें बुला भी लीजिए जिनके लिए पार्टी रखी गई है। एक औरत मिसेस रघुवंशी को देखकर बोली, मिसेस रघुवंशी सब तो ठीक है, मगर आपका बड़ा बेटा वो नहीं आया अपने छोटे भाई की सगाई में। क्या उसे पता नहीं आज उसके भाई की सगाई है? एक दूसरी औरत बोली, तुम दोनों को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरा बड़ा बेटा, उसे पता है वो इंडिया आ चुका है और मुझे लगता है वो यहाँ पहुँचता ही होगा, मगर फिर भी अगर वो ट्रैफिक में फंस कर लेट भी हुआ तो कोई बात नहीं। और हाँ, सगाई का मुहूर्त हो चुका है। मुझे लगता है आर्यन और पाखी दोनों को नीचे बुलाने का भी समय हो गया। इतना बोल मिसेस रघुवंशी वहां से उन्हें एक्सक्यूज मी बोलकर चली जाती है। वो नयन को कॉल कर आर्यन और पाखी दोनों को साथ में नीचे भेजने को कहती है, जिसे सुन नयन हाँ में जवाब देती है। 5 मिनट बाद ही आर्यन और पाखी दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सबकी नजरें बस उन्हीं पर थम सी जाती है। और जैसे ही दोनों नीचे आते हैं वैसे ही मोहिनी उन दोनों को अपने पास आने का इशारा करती है और जैसे ही दोनों उनके पास जाते हैं वैसे ही मोहिनी अपने हाथ में माइक लेकर सभी से कहती है, हेलो एवरीवन, वैसे तो आप सभी को पता है आज आप सभी यहाँ पर क्यों आए हो और आज क्या है, पर फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। आज मेरे बेटे, छोटे बेटे आर्यन और मिस्टर जैन की बेटी पाखी की सगाई है। जैसे ही मोहिनी इतना बोलती है वैसे ही सारे लोग जोरों से तालियां बजाने लगते हैं, जिन्हें देखकर मोहिनी मुस्कुरा देती है। फिर से कहती है, पंडित जी के अनुसार सही मुहूर्त का समय हो गया है, तो क्यों ना पहले सगाई कर ली जाए, उसके बाद तो बातें होती रहेगी। इतना बोल मोहिनी तनु और नयन को अपनी तरफ आने का इशारा करती है, जिसे समझकर दोनों लड़कियां ही बड़ी सुंदर सी थाली में एक एक रिंग का बॉक्स लिए दोनों के पास खड़ी हो जाती है और उन दोनों के साइड में दोनों के ही घर वाले खड़े होते हैं। आर्यन बेटा रिंग पहनाओ। आर्यन के डैड बोले, डैड भाई तो आए ही नहीं। आर्यन दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा भाई आ जाएगा, पर मुहूर्त निकल गया तो बाद में नहीं आएगा, चलो रिंग पहनाओ। मोहिनी बोली, जिसे सुनकर आर्यन भी हाँ में सर हिलाकर पाखी की तरफ देखता है और पाखी भी मुस्कुराकर अपना हाथ आगे कर देती है, जिसे थाम कर आर्यन बड़े ही प्यार से उसे रिंग पहना देता है। ऐसा करते ही सारे लोग जोरों से तालियां बजाने लगते हैं। पाखी, तुम भी रिंग पहनाओ बेटा। मिस्टर जैन पाखी को देख बोले और अपने डैड की बात सुन पाखी आर्यन को देखती है, जो उसे बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। साथ ही अपना एक हाथ आगे भी कर देता है, जिसे देख पाखी मुस्कुरा देती है। मगर पाखी के सामने सालों पहले हुई घटना आ जाती है और उसे वो याद करने लगती है,
जो कुछ भी आयान ने उसके साथ किया था, जिसे याद कर पाखी का दिल करवाहट से भर जाता है और वो आर्यन को देखती है जो उसके ही रिंग पहनाने का इंतजार कर रहा होता है, साथ ही उसे बड़े प्यार से देख भी रहा होता है, जिसे देख पाखी को अपने सीने में गर्माहट का एहसास होता है। फिर वो अपनी बेटी आयु को देखती है जो उसके पास खड़ी थी, जो उसे देखकर बोली, मॉम रिंग पहना दो ना। जिसे सुन पाखी, तनु, समर और मिस्टर जैन तीनों को एक बार देखती है। वो सभी उसे अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा करते हैं, जिसे देख पाखी मुस्कुराकर आर्यन की उंगली में रिंग पहनाने लगती है, मगर इससे पहले कि वो रिंग आर्यन की उंगली में जा पाती, उससे पहले ही रिंग पाखी के हाथ से छूट जाती है और गिरते हुए सामने की तरफ जाने लगती है, जिस पर सबकी नजर थम सी जाती है और वो रिंग लुढ़कते हुए एक जगह पर रुक जाती है। ठीक तभी एक लड़का वहां आकर रुक जाता है और उसी के कदमों के सामने जाकर वो रिंग रुक जाती है, जिसे देख वो लड़का झुककर उस रिंग को उठा लेता है और जैसे ही आर्यन उस लड़के को देखता है वैसे ही वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोला, भाई। तो हो गई है कहानी में आयान की एंट्री। अब क्या होगी सगाई आर्यन और पाखी की, या कुछ होगा और? देखिए कहानी के अगले भाग में। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।